नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस तारीखों और राजाओं महाराजाओं की बोरिंग सी लिस्ट है ना? लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज हम भारत के उस 1000 साल लंबे वैदिक काल को एक बिल्कुल नए ताज़ा नजरिए से देखेंगे। इसे एक सूखी हिस्ट्री क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के बड़े होने की, उसकी मैच्योरिटी की एक एपिक और ड्रामेटिक कमिंग ऑफ एज स्टोरी की तरह समझेंगे। एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो बताती है कि एक समाज कैसे अपने बचपन से निकलकर एक समझदार और गहरा सोच रखने वाला समाज बनता है। तो चलिए सीधे इस सबसे अहम और उकसाने वाले सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, कैसे घुमंतू चरवाहों के एक छोटे से ग्रुप ने दुनिया की सबसे महान और लंबे समय तक चलने वाली सभ्यताओं में से एक की सांस्कृतिक और दार्शनिक नींव रख दी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये रातों रात हुआ कोई जादू नहीं था, बल्कि पीढ़ियों तक चले संघर्ष, बदलाव और खुद को खोजने का एक अविश्वसनीय सफर था। आज हम इसी प्राचीन ट्रांसफॉर्मेशन के असल स्केल को डिकोड करेंगे। आइए इस 1000 साल लंबे टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1500 ईसा पूर्व से शुरू करें तो 1200 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई, फिर 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल की तरफ बदलाव, और फिर 600 से 500 ईसा पूर्व तक आते आते विशाल साम्राज्यों का उदय और उपनिषदों का लिखा जाना। ये पूरी टाइमलाइन एक बेचैन युवावस्था से लेकर एक जटिल और दार्शनिक समाज में बदलने का पूरा नक्शा है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय, एक बेचैन घुमंतू किशोरावस्था। चलिए देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब इंडो आर्यन उत्तर पश्चिम से आए थे, तब ये शुरुआती दौर असल में कैसा था। इस दौर को समझने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन और पुराना सोर्स है ऋग्वेद। 1028 सूक्तों का ये ग्रंथ इस सभ्यता की युवावस्था को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। ये एक ऐसा देहाती और खानाबदोश समाज था जहां आपकी रईसी सोने चांदी से नहीं, बल्कि आपके पास कितनी गायें और मवेशी हैं इससे नापी जाती थीं। उनकी प्रार्थनाओं में मोक्ष जैसी बातें नहीं थीं, बल्कि उनका पूरा फोकस जंग जीतने, अच्छी बारिश होने और अपने पशुओं को बचाने के लिए प्रकृति की पूजा पर था। बिल्कुल एक कच्चे और प्रैक्टिकल सर्वाइवल मोड की तरह। और यहीं से एक स्टूडेंट के तौर पर हमें जिंदगी का पहला बड़ा सबक मिलता है। एडेप्टेबिलिटी ही सर्वाइवल है। हालात के हिसाब से खुद को ढाल देना। ये शुरुआती वैदिक लोग कठोर से कठोर हालात में भी इसलिए फले फूले क्योंकि वो फुर्तीले थे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते थे। उनकी संपत्ति उनके साथ चल सकती थी। वो जमीन के किसी एक टुकड़े से बंधे नहीं थे जिस पर कोई और कब्जा कर ले। इसके अलावा उनके पास सभा और समिति जैसी ट्राइबल काउंसिल थी जो ये तय करती थी कि पूरा कबीला मिलकर एक सुर में फैसले ले। यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब अगर हम शुरुआती वैदिक युग और उसके बाद के उत्तर वैदिक युग को आमने सामने रखकर देखें तो ये अंतर वाकई आपको हैरान कर देगा। जहां पहले लोग घुमंतू थे, सिर्फ गायों पर निर्भर थे और कबीले के सरदारों के पीछे चलते थे, वहीं बाद के युग तक आते आते समाज पूरी तरह से एक जगह बस चुका था। वो अब खेती कर रहे थे, बड़े बड़े राजाओं के राज में रह रहे थे और उनकी सोच सिर्फ जिंदा रहने से बहुत आगे बढ़कर जटिल रीति रिवाजों और गहरे दर्शन में बदल चुकी थी। लेकिन इस इतने बड़े बदलाव के पीछे असली गेम चेंजर क्या था? वो था लोहे का आना। प्राचीन ग्रंथों में इसे कृष्ण अयस यानी काला धातु कहा गया है। जरा सोचिए, इन मजबूत लोहे की कुल्हाड़ियों और हलों की वजह से ही घने जंगलों को काटना और सख्त जमीन पर खेती करना मुमकिन हो पाया। इसी एक टेक्नोलॉजी ने उन्हें हमेशा के लिए एक जगह जड़ें जमाने और एक कृषि समाज में बदलने का मौका दिया। अब जब लोग एक जगह बस गए तो खेती में पैदावार जरूरत से ज्यादा होने लगी, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। और सच कहूँ तो जब इंसान का पेट भरा होता है तभी वो नई चीजों के बारे में सोच पाता है। इसी सरप्लस ने लकड़ी के बड़े घरों, बैलगाड़ियों और एक बिल्कुल नए बुनियादी ढांचे को जन्म दिया। अब हर किसी को चरवाहा बनने की जरूरत नहीं थी, इसलिए बढ़ाई का काम, रथ बनाना और बुनाई जैसे बिल्कुल नए नए पेशे शुरू हो गए। और जब अनाज और सामान जरूरत से ज्यादा होने लगा तो जाहिर है व्यापार का जन्म होना ही था। यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन शब्द से मिलते हैं, पणी। ये एक नया और उभरता हुआ व्यापारियों का वर्ग था। अनाज के सरप्लस ने जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से व्यापार को बढ़ा दिया और इस पणी वर्ग ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल के रख दिया। ये चीज हमें जिंदगी के दूसरे अहम सबक की तरफ ले जाती है, जड़ें। जमाने से ही आप अभूतपूर्व विकास कर पाते हैं।
हाँ, घूमते रहने से एक कबीले को शुरुआती दौर में बचने में जरूर मदद मिली, लेकिन उपजाऊ जमीन पर अपनी जड़ें गहराई तक जमाने से ही इस समाज ने असली और जटिल ग्रोथ हासिल की। एक जगह टिकने से उत्पादन बढ़ा और उसी से लोगों को अलग अलग करियर चुनने की आजादी मिली। ये सर्वाइवल के मोड से निकलकर खुद की तरक्की पर फोकस करने का एक बहुत बड़ा कदम था। अब जैसे जैसे ये सभ्यता अपनी किशोरावस्था से निकलकर वयस्क हो रही थी, इस बढ़ती हुई आबादी को एक नए सिस्टम की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, एक नए समाज की संरचना। राजनीति कितनी बदल चुकी थी, इसका सबसे बड़ा और नाटकीय सबूत है अश्वमेध यज्ञ। अब राजा सिर्फ कबीले का वो मुखिया नहीं रह गया था जो गायों की रक्षा करता हो, वो अब जमीन के विशाल टुकड़ों के लिए लड़ने वाला एक बेहद शक्तिशाली सम्राट बन चुका था। अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा अपनी शक्ति का दिखावा करने और अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने का एक बहुत ही भव्य अनुष्ठान था। ये साफ तौर पर बता रहा था कि अब पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो चुकी है। इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई। जो सिस्टम शुरुआत में सिर्फ काम के आधार पर बटा हुआ और काफी फ्लेक्सिबल था, वो धीरे धीरे एक बहुत ही कठोर ढांचे में बदल गया। समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय के हिसाब से ये इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज को चलाने का एक तरीका था। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ ये है कि सिस्टम और स्ट्रक्चर समाज में एक ऑर्डर या स्थिरता तो लाते हैं, लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और यही हमारा तीसरा लाइफ लेसन है। संरचना स्थिरता लाती है, लेकिन इसमें निष्पक्षता यानी फेयरनेस होना बहुत जरूरी है। वर्ण व्यवस्था और जीवन के 4 आश्रमों ने समाज को एक बैलेंस तो दिया, लेकिन इसी कठोर सिस्टम ने भयंकर सामाजिक असमानता को भी जन्म दिया। समाज के एक बड़े हिस्से जैसे शूद्रों को कई बुनियादी हकों से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। खैर, अब पेट भरा था और बड़े बड़े साम्राज्य सुरक्षित थे, तो अब इंसानी दिमाग ने वो सवाल पूछने शुरू किए जो आज भी हमें रात में जगाए रखते हैं। ये था इस सभ्यता के बड़े होने का सबसे आखिरी चरण, सत्य की खोज। और ये जबरदस्त बौद्धिक जागृति उपनिषदों के रूप में दुनिया के सामने आई। उपनिषदों ने सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब फोकस बाहरी दुनिया के कर्म कांडों, यज्ञ की आग या देवताओं को खुश करने पर नहीं था, बल्कि अपनी ही चेतना, ब्रह्म और आत्मा को गहराई से समझने पर था। सभ्यता अब सिर्फ बारिश या जीत की दुआ नहीं मांग रही थी, वो अब इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने में लग गई थी। और यहाँ से मिलता है हमें हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लाइफ लेसन। सच्ची मैच्योरिटी तब आती है जब बाहरी और भौतिक सफलता के साथ साथ आपके अंदर का बौद्धिक विकास भी हो। जमीन जीतने से लेकर खुद को जीतने तक का ये सफर ही असली तरक्की है। बाहरी दिखावे से आंतरिक शांति की ओर मुड़ने के इस बदलाव ने ऐसे दर्शनों को जन्म दिया जो आज हजारों साल बाद भी पूरी दुनिया में उतने ही प्रासंगिक हैं। ये कोट है जो इस पूरे 1000 साल के सफर को बड़ी खूबसूरती से समेट देता है। वैदिक योग केवल घटनाओं का एक कालानुक्रमिक अनुक्रम नहीं है, बल्कि मानव चेतना में एक गहरा कायापलट दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ कुछ राजाओं और लड़ाइयों का इतिहास नहीं है। ये तो इंसानों की सोच, उनके महसूस करने और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के तरीके में आए एक बहुत बड़े मेंटल शिफ्ट की कहानी है। और अगर आप इस पूरी ड्रामेटिक हिस्ट्री को विजुअली महसूस करना चाहते हैं, तो भारत एक खोज जैसी बेहतरीन टेलीविजन सीरीज ने इसे स्क्रीन पर बहुत ही जिंदा दिली से उतारा है। ये दिखाता है कि कैसे वो अर्धघुमंतु जीवन, फिर वो कठोर नियम कानून और अंत में उपनिषदों का वो गहरा दार्शनिक विस्फोट मानव इतिहास की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है। ये कैरेक्टर्स आज हमें आज भी उतने ही दिलचस्प लगते हैं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए जरा इस सवाल पर सोचिएगा, भौतिक दुनिया को जीतने से लेकर अपने अंदर के दर्शन को खोजने का ये जो प्राचीन सफर था, क्या ये आज के हमारे और आपके विकास की कहानी से मेल नहीं खाता? आज भी तो इंसान पैसा और कामयाबी पाने के बाद अंत में मानसिक शांति ही खोजता है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इन प्राचीन दर्शनों के बारे में और जानने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा। हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।